वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का अनअकैडमी बीपीएससी के इस प्लेटफॉर्म पे, जहां पे मैं जितेंद्र कुमार रोज शाम को 6 बजे आपके लिए लेकर आता हूं बीपीएससी का ये मॉक टेस्ट, जो कि 66 बीपीएससी के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। दोस्तों आपको बता देना चाहते हैं कि सुबह के 4 बजे आपको एक करंट अफेयर का भी वीडियो दिया जा रहा है, जो कि डेली बेसिस के ऊपर ये करंट अफेयर आपको दिए जा रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको मंथली करंट अफेयर भी दिए जाएंगे और ईयरली करंट अफेयर, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है करंट अफेयर का टॉपिक। लेकिन अगर हम बात करें टेस्ट की, तो टेस्ट तो लगातार दीजिए आप लोग, क्योंकि सेट जितना मारिएगा, प्रैक्टिस जितना कीजिएगा, उतना प्रीलिम्स जल्दी आपका क्लियर होगा। लेकिन हम फोकस करेंगे मेंस के ऊपर। जी हाँ, चूंकि देखिए मेंस की जो तैयारी होती है ना, वो प्रीलिम्स के साथ साथ की जाती है, ठीक है। और मेंस की तैयारी कैसे करनी है, तो इस प्रीलिम्स के जितने सारे क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं यहाँ से, इन सभी टॉपिक्स पे आपको लिखने की आदत डालनी होगी, चाहे आप जिस सब्जेक्ट से होते हैं। जी हाँ, आपको मेंस में उसका पेपर लिखने का आदत डालना होता है। तो टॉपिक मैं आपको यहाँ बताता जाऊंगा, प्रीलिम्स के टेस्ट के रूप में यहाँ पे क्वेश्चन दूंगा और वहाँ बताऊंगा भी आपको कि कौन कौन से क्वेश्चन के ऊपर लिखने को बन सकता है, उस पर प्रकाश डालने को बन सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है उस सब्जेक्ट के लिए। तो ये मिक्स पूरा क्यूज रहता है, यहाँ से हर तरह के क्वेश्चन रहते हैं, तो हर तरह के सब्जेक्ट का भी यहाँ पे क्वेश्चन आपको बता दिया जाएगा। ओके, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन दबा के, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से आपको मिलता रहे। चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। आज का पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा, एक राज्य का कार्यकारी प्रधान कौन होता है? जी हाँ, बिल्कुल आंसर करेंगे, इट्स अ बी, राज्यपाल। चूंकि देखिए संसदीय प्रणाली में अगर हम बात करें तो एक कैबिनेट मंत्री जो कि विधायिका के उत्तरदायी होता है। कौन? एक कैबिनेट जो होता है जिसके तहत सरकार बनी रहती है। जी हाँ, और वो किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो वो होता है दोस्तों किसी एक मंत्री के प्रति, और वह सरकार का प्रमुख होता है जो मंत्री होता है, ठीक है। वो मंत्री जो है या तो वो उस देश का या उस राज्य का राजा हो सकता है, या तो वो राज्य का प्रमुख, आमतौर पर एक औपचारिक राजा हो सकता है। तो औपचारिक, जी हाँ, औपचारिक जो राजा होता है वो या तो राष्ट्रपति होता है, जी हाँ, किसी भी देश का, या फिर किसी राज्य की बात करें तो वो राज्यपाल होता है। ये आप नोट कर सकते हैं, इसलिए आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। चलिए मुख्यमंत्री, देखिए अगर देखिए क्वेश्चन सवाल हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं बीपीएससी की, यानी कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की, तो बिहार के गवर्नर का नाम कौन है, यानी कि राज्यपाल कौन है? तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, फागू, जी हाँ, चौहान है, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे दोस्तों। और हमारे देश के राष्ट्रपति कौन है? तो श्री रामनाथ कोविंद जी हैं, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे जरूर से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 2 पे। गुलिवर ट्रेवल्स पुस्तक किसने लिखी है? चलिए आंसर कीजिएगा दोस्तों। यहाँ पे देखिए गुलिवर ट्रेवल्स जो है, ये आपको मैं बताना चाहूँगा, जो ये आंसर हो जाएगा बी, जोनाथन स्विफ्ट ने लिखी है। और आपको बता दें कि 1726 से 1735, जी हाँ, में इसको संशोधित किया गया था। और ये एक एंग्लो आयरिश लेखक हैं, जी हाँ, नोट कर सकते हैं। ये क्या है? एक एंग्लो आयरिश लेखक हैं। आयरिश यानी कि आयरलैंड से रिलेटेड है, यानी कि यूके से रिलेटेड है। और ये जो है एक साथ में लेखक के साथ साथ ये क्या है, तो पादरी भी थे, ठीक है, आप नोट कर सकते हैं। जोनाथन स्विफ्ट, इनके द्वारा ये उपन्यास लिखी गई है। इनकी उपन्यास काफ़ी फेमस थी ये, ठीक है, इनका नाम है जोनाथन स्विफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। डेविड कॉपरफील्ड किसने लिखी है? चलिए आंसर कीजिएगा दोस्तों। यहाँ पे इट्स अ डी, यानी कि चार्ल्स डिकेंस। चार्ल्स डिकेंस के बारे में यहाँ पे अगर जानना हो तो जरूर आप पढ़िए इनके बारे में। बिल्कुल, चार्ल्स डिकेंस जी भी जो है ये यूके से रिलेट करते हैं दोस्तों, और इन्होंने डेविड कॉपरफील्ड नामक एक पुस्तक भी लिखी है। और विक्टोरिया युग के सबसे लोकप्रिय अंग्रेजी उपन्यासकार ये हुआ करते थे दोस्तों। साथ में एक सशक्त सामाजिक आंदोलनकारी भी थे ये। और डिकेंस जो थे वो जूतों के लिए पॉलिश बनाने वाली फैक्ट्री में नौकरी भी किया करते थे। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है यहाँ से, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेलुदा पात्र का सृजन किसने किया? बिल्कुल याद रखिएगा, ये है सत्यजीत रॉय इज द राइट आंसर।
ए इज द करेक्ट आंसर। जिन छात्रों को अगर यहाँ पे लगता है कि ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उनके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो एक अपना अलग से नोट्स भी बनाते चलेंगे। और बाकी ये जो पीडीएफ है इसका मैं लिंक जो है दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से जाके इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम से। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। श्रीकांत पात्र का सृजन किसने किया? देखिए इसके बारे में आपको बता देना चाहते हैं, ये हैं शरदचंद्र चट्टोपाध्याय जो कि इसके लेखक हैं, और इनका एक जो पात्र है श्रीकांत का, इनकी नाटक इस नाटक के में ये शामिल किया गया था। किनके द्वारा? तो शरदचंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। गीतांजलि पुस्तक किसने लिखी? देखिए दोस्तों, आंसर कीजिएगा रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, आंसर क्या कीजिएगा? इट्स अ सी, रविन्द्रनाथ ठाकुर, या टैगोर कह सकते हैं, इनको टैगोर की उपाधि भी दी गई थी। रविन्द्रनाथ टैगोर या रविन्द्रनाथ ठाकुर के हैं, जिन्हें हम लोग गुरुदेव के नाम से भी जानते थे, और वो एक विश्वविख्यात कवि थे, साहित्यकार थे, दार्शनिक थे, और भारतीय साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार विजेता भी थे। जी हाँ, इनको नोबेल पुरस्कार भी दिया जा चुका है साहित्य के लिए। दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि ये बांग्ला साहित्य के माध्यम से भारतीय संस्कृति की चेतना में नई जान फूंक डालने वाले एक युद्धग्रस्त हैं। दोस्तों आपको पता होना चाहिए इनका जन्म जो है कोलकाता में हुआ है, तो कोलकाता से अगर जुड़ी हुई चीज़ें हैं तो आपको थोड़ा सा कोलकाता के बारे में जरूर जानना होगा। ये वेस्ट बंगाल की राजधानी होती है। यहाँ वेस्ट बंगाल की जो सीएम है वो ममता बनर्जी है, ये आप नोट कर सकते हैं। यहाँ के जो गवर्नर हैं वो कौन है, जल्दी से बताइएगा? जी हाँ, जगदीप धनखड़। जी हाँ, जगदीप धनखड़, याद रखिएगा, धनखड़। ये यहाँ के अभी क्या है? गवर्नर हैं। तो ये मुख्य पॉइंट यहाँ से जरूर याद रखिए, करेंट का भी है। और इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था दोस्तों रविन्द्रनाथ ठाकुर जी को, गीतांजलि। ठीक है, इनकी एक लिखी हुई पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों, विश्व के सबसे छोटा देश कौन सा है? बिल्कुल, अगर आपको यहाँ पे उत्तर पता है तो देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ, बहुत सारे देश हैं जो कि सबसे छोटे हैं, लेकिन सबसे छोटा जिसका जो एरिया है, क्षेत्रफल है, वो आपको बता देना चाहते हैं। इसका क्षेत्रफल है दोस्तों मात्र 0.44 वर्ग किलोमीटर। क्या है? मात्र इतना, 1 वर्ग किलोमीटर भी नहीं है, ये इसका क्षेत्रफल है। तो वेटिकन सिटी जो है इसका जो सबसे दुनिया का सबसे छोटा ये देश कहा गया है। दोस्तों अगर हम मालदीव की बात करें यहाँ पे, चूंकि मालदीव ऑप्शन में दिया गया है, तो ये भी एक छोटा प्रदेश है। ठीक है, जो छोटा देश है जिसका जो एरिया है वर्ग किलोमीटर है 298। इजराइल बड़ा कंट्री है, यहाँ पे लगभग फिर भी बड़ा क्या कह सकते हैं, 21,946 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ यह कंट्री है। लेकिन सबसे बड़ा यहाँ पे है चिली। ठीक है, लगभग 7,36,000 है ना, 7,36,905 वर्ग किलोमीटर की यह क्या है इसकी तो एरिया क्षेत्रफल है। ठीक है, तो यहाँ पे इन 4 ऑप्शन में आंसर क्या कर देंगे? डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट, नासिक अवस्थित है। देखिए ये गोदावरी नदी के तट पर है। हिंदू धार्मिक के अनुसार अगर देखा जाए तो पवित्र नदी गोदावरी है, जिसके तट पर ये स्थित है नासिक शहर। महाराष्ट्र का एक शहर है नासिक, और ये मुंबई से करीब 150 किलोमीटर की दूरी पे है। ठीक है, मुंबई महानगर होती है, और यहाँ पुणे से करीब 205 किलोमीटर के आसपास ये दूरी पड़ती है नासिक की। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार ये एक नासिक जो है पवित्र स्थल है, यहाँ पे कुंभ मेला भी लगता है, और गोदावरी नदी के तट पर ये स्थित है। दोस्तों इस शहर का सबसे प्रमुख भाग क्या है? तो याद रखिएगा, कभी आप जाएंगे तो पंचवटी जरूर जाएंगे आप। ठीक है, अगर घूमना चाहें तो बहुत सुंदर जगह है, याद रखिएगा, महाराष्ट्र का है। तो देखिए महाराष्ट्र से अगर क्वेश्चन जुड़ा हुआ है तो थोड़ा सा कैपिटल बता दीजिए, इसका कौन है? मुंबई है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। आप लोग भी नीचे कमेंट कीजिए अगर जितने लोग देख रहे हैं यहाँ पे। दोस्तों कैपिटल तो मुंबई है। सीएम कौन है यहाँ के? तो उद्धव ठाकरे हैं। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिएगा। और गवर्नर कौन है अभी फिलहाल महाराष्ट्र के? तो भगत सिंह कोश्यार, भगत सिंह कोश्यार, याद रखिएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। केरल की राजधानी कहाँ है? ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए सारे राज्य के राज्य और उसके राज्यपाल और उसके मुख्यमंत्रियों के नाम जरूर याद रखेंगे। तो केरल के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? पिनरई, जी हाँ, विजयन।
नोट कर सकते हैं। अच्छा दोस्तों, केरल के गवर्नर का नाम क्या है? जी हाँ, आरिफ मोहम्मद खान, नोट कर सकते हैं। और अब यहाँ की कैपिटल का नाम है तिरुवनंतपुरम। बी इज द राइट आंसर, नोट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 10। दोस्तों, कौन भारत से होकर गुजरता है? कौन रेखा? बिल्कुल आंसर कीजिएगा। जी हाँ, कर्क रेखा, जो कि भारत से होकर गुजरता है। आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 11। पश्चिम बंगाल का मुख्य खनिज उत्पाद क्या है? देखिए, ये खनिज जो प्रोडक्शन है ये सबसे ज्यादा क्या है? कोयला, मैग्नीज, डोलोमाइट या तांबा? तो याद रखिएगा, ये खनिजों में सबसे ज्यादा है कोयला। जी हाँ, झारखंड, थोड़ा नाम याद रखिएगा दोस्तों, झारखंड, उड़ीसा और जी हाँ उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, ये 3 ऐसे राज्य हैं जहाँ का ये खनिज उत्पाद जो है सबसे ज़्यादा कोयला ही है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। क्योंकि झारखंड से जुड़ा हुआ सवाल भी है यहाँ पे, तो याद रखिएगा इसकी रांची राजधानी होती है। और हेमंत सोरेन अभी बने हैं यहाँ के नए चीफ मिनिस्टर। ठीक है, और उड़ीसा की बात करें तो नवीन पटनायक जी हैं यहाँ के मुख्यमंत्री। ठीक है, ध्यान रखिएगा। पश्चिम बंगाल के सीएम हैं दोस्तों यह ममता बनर्जी। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। रिएक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे इट्स अ, जी हाँ नोट कर लेंगे। रिएक्टर स्केल का उपयोग करते हैं हम लोग भूकंप की तीव्रता मापने के लिए। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि भूकंप की तरंगे जो होती हैं वो तीव्रता मापने का एक गणितीय पैमाना होता है। जी हाँ, रिएक्टर स्केल। रिएक्टर पैमाने का जो विकास किया गया दोस्तों 1930 में किया गया था, ये आप याद रखेंगे। और इसके बारे में और बता दूं आपको कि 1980 के बाद भूकंप की तीव्रता मापने के लिए रिएक्टर पैमाने के स्थान पे हम लोग किसका प्रयोग करने लगे थे? तो मोमेंट मैग्नीट्यूड स्केल का, एमएमएस का। ठीक है, एमएमएस का, जिसको हम लोग हिंदी में आघूर्ण परिमाण पैमाना कहते हैं। ठीक है, मोमेंट मैग्नीट्यूड स्केल का उपयोग किया जाने लगा है 1980 के बाद। क्वेश्चन नंबर 13। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। ये तो क्वेश्चन आप लोगों सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, आंसर कीजिएगा दोस्तों। इट्स अ बी, भारतीय चलचित्र में विशिष्ट सेवार्थ के हेतु। ठीक है, नोट कर सकते हैं दोस्तों यहाँ पे। और ये दादा साहेब फाल्के अवार्ड जो दोस्तों 1969 से स्थापित किया गया है, ये आप थोड़ा सा यहाँ से नोट कर सकते हैं दोस्तों। इसमें सूचना और प्रसारण मंत्रालय, जो कि भारत सरकार के अधीन आता है, वो भारतीय सिनेमा के विकास में उल्लेखनीय योगदान के लिए ये प्रतिवर्ष किसी एक फिल्मी हस्ती को दिया जाता है, जो कि यहाँ पे वो अपने जीवन काल में जितने भी फिल्में किया है या फिर जो सिनेमा को अपना समय दिया है, उसके लिए ये चलचित्र विशिष्ट सेवार्थ जो पुरस्कार है दादा साहेब फाल्के अवार्ड, वो दिया जाता है। दोस्तों, आपको बता देना चाहेंगे यहाँ से इंपॉर्टेंट, प्रथम दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसको दिया गया था? हीरोइन में अगर बात करें, एक्ट्रेस में, तो वो थी देविका रानी को। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए मैं आपको बता दिया पहले यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14। कुचिपुड़ी एक नृत्य है, कौन से राज्य का? आंसर कीजिएगा सोच समझ के यहाँ पे। बिल्कुल, कुचिपुड़ी एक नृत्य है दोस्तों। आंसर करेंगे इट्स अ सी, आंध्र प्रदेश का। चलिए दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन मैं पूछूंगा आपसे, क्योंकि देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट तो बनेगा एग्जाम में यहाँ से, है ना, और यहाँ पे आंसर भी करना होगा। आंध्र प्रदेश की मुख्यमंत्री का नाम क्या है? तो वाईएस जगनमोहन रेड्डी, नोट कर सकते हैं, वाईएस जगनमोहन रेड्डी। ठीक है, अच्छा, यहाँ के गवर्नर का नाम क्या है? आंध्र प्रदेश के गवर्नर का नाम क्या है? जी हाँ, विश्वभूषण, जी हाँ, हरिचंदन। देखिए, ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ, है ना, ये एज ए टेस्ट आपसे मैं पूछ भी सकता हूँ, क्योंकि मैं हर क्वेश्चन में ये सारी चीज़ें आपको बताता हूँ रेगुलरली। ठीक है, आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती होती है, ये भी ध्यान रखेंगे। और ये नृत्य कला जो है कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से संबंधित है। ठीक है, आंध्र प्रदेश से अलग होकर एक राज्य बना है तेलंगाना, इसका भी नाम नोट कर सकते हैं, तेलंगाना।
तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद ही होती है, नोट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए हैदराबाद के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? चलिए तेलंगाना का दोस्तों नोट कर लीजिएगा यहाँ पे। जी हाँ, तेलंगाना के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? तो केसी राव, यानी कि काल्वा कुंतला चंद्रशेखर राव। जी हाँ, केसी राव यानी कि काल्वा कुंतला चंद्रशेखर राव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतनाट्यम मूलतः किस राज्य का नृत्य है? भारतनाट्यम मूलतः किस राज्य का ये नृत्य है? आंसर करेंगे इट्स ए तमिलनाडु का। दोस्तों तमिलनाडु की राजधानी होती है क्या? तो चेन्नई, याद रखेंगे यहाँ पे। जी हाँ, चेन्नई इज द राइट आंसर। और तमिलनाडु का मुख्यमंत्री कौन है? याद रखेंगे। जी हाँ, के पल्लन्ना स्वामी, के पल्लन्ना स्वामी। ओके, नाम याद रखिएगा, है ना, और नोट करते रहिएगा सारी चीजें। ठीक है दोस्तों, और तमिलनाडु के गवर्नर का नाम क्या है? जी हाँ, जल्दी से बताएंगे यहाँ पे। तमिलनाडु के राज्यपाल का नाम क्या है? चलिए, तो आंसर यहाँ पे आपके लिए मैं छोड़ता हूँ। ठीक है, और आपको बताना होगा यहाँ पे कि हु इज द गवर्नर ऑफ तमिलनाडु। बिल्कुल, बनवारीलाल पुरोहित, याद रखिएगा। ठीक है, इतना समय देने के बाद भी आप लोग आंसर नहीं कर पाते हैं। जी हाँ, बनवारीलाल पुरोहित हैं। ठीक है, चलिए ओके। अब यहाँ के जो सीएम हो गए, गवर्नर हो गए, और राजधानी चेन्नई है। चलिए, सही जोड़े को इंगित करना है, यहाँ पे आंसर कर दीजिएगा दोस्तों। इट्स अ डी। पंडित रविशंकर जो है वो सितार वादक हैं। यहाँ पे एक सही मैच किया गया है दोस्तों। ठीक है, नोट कर सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर चलते हैं 17 पे। फ्रांस की राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? जल्दी से आंसर करेंगे। फ्रांस का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? फ्रांस का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है दोस्तों? तो आंसर कीजिएगा इट्स सी। जी हाँ, कुमुदनी। जी हाँ, कुमुदनी एक पुष्प होता है। चलिए आंसर क्या करेंगे यहाँ पे दोस्तों? इट्स अ कुमुदनी। दोस्तों फ्रांस की राजधानी कहाँ है? बिल्कुल सभी को पता है, पेरिस होती है। ये आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यूबा की मुद्रा क्या होती है? आंसर करेंगे इट्स अ डी। जी हाँ, नोट कर लीजिएगा, पेशो कहते हैं इसको। ये जो है ये लगभग 76.6 रुपए के बराबर है अभी भारत का। ठीक है, पेशो जो क्यूबियन पेशो है वो 1 रुपया भारत का, और यहाँ के 76 रुपये 46 पैसे के लगभग बराबर है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे डॉलर से भी लगभग महंगा हो रखा है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं दोस्तों। राजीव गांधी गोल्ड कप संबंधित है? चलिए आंसर करेंगे यहाँ पे इट्स अ ए फुटबॉल के साथ। नोट कर लीजिएगा दोस्तों, राजीव गांधी गोल्ड जो है वो कप जो है फुटबॉल से संबंधित है। फुटबॉल का जन्म देखिए इंग्लैंड में हुआ था, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, इंग्लैंड में हुआ था 1857 में। जी हाँ, जब ये भारत में विद्रोह किया जा रहा था अंग्रेजों का, तो वो फुटबॉल का आविष्कार कर रहे थे। यह इंग्लैंड में विश्व का पहला फुटबॉल क्लब शेफील्ड फुटबॉल क्लब के नाम से गठित किया गया। भारत का पहला फुटबॉल क्लब डलहौजी क्लब था, याद रखिएगा। ये भी अंग्रेज के नाम पे ही था, डलहौजी। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 20 दोस्तों। बेंसन एंड हेजेस कब संबंधित है? चलिए, बेंसन एंड हेजेस कब संबंधित है किससे? तो बेंसन एंड हेजेस कप जो है दोस्तों क्रिकेट से संबंधित है। सी इज द राइट आंसर, नोट कर लीजिएगा। क्रिकेट के जन्मदाता भी इंग्लैंड है, ये भी आपको पता ही होना चाहिए। जी हाँ, और आपको बता दें दोस्तों यहाँ पे कि क्रिकेट के सर्वोच्च संस्थान जो है आईसीसी, जी हाँ, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो है, जिसका मुख्यालय जी हाँ कहाँ पे है? तो दुबई में है। ये रिलेट करके क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ पे। इसका स्थापना कब किया गया था? तो ये याद रखिएगा 2005 में किया गया था, 1 अगस्त को। ठीक है, 1 अगस्त को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 21 दोस्तों। CSIR एक स्वायत्तशासी निकाय है जिसका निर्माण किया गया था अनुसंधान तथा विकास के समग्र विस्तार के लिए। तो निम्नलिखित को छोड़कर, तो कौन से क्षेत्र को यहाँ पे छोड़ा गया था CSIR के तहत?
व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CSIR? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे CSIR विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विविध क्षेत्रों में अपने जितने भी अग्रणी अनुसंधान एवं विकास की ज्ञान धारा है, जहाँ पे एक वैज्ञानिक जो है तथा औद्योगिक अनुसंधान का परिषद इसको कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, काउंसिल ऑफ साइंस एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ठीक है, इसको लिख लीजिए आप लोग अगर लिखना है तो। ठीक है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल, जी हाँ दोस्तों, इंडस्ट्रियल रिसर्च। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए, यहाँ से इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, छोड़िएगा यहाँ पे बी, नाभिकीय अनुसंधान नहीं होता है यहाँ पे, इसको छोड़कर बाकी ये कृषि, औद्योगिक, तकनीकी और विज्ञान के क्षेत्रों को भी ये अपने अंदर रखता है CSIR। दोस्तों, CSIR का मुख्यालय कहाँ है? क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, इसलिए याद रखिएगा CSIR का मुख्यालय लखनऊ है, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, कहाँ पे है? लखनऊ। कर्क रेखा भारत के मध्य भाग से होकर गुजरती है, जिसे फलस्वरूप, जी हाँ, ऑप्शन का आंसर कीजिएगा, इट्स ए, देश के दक्षिणी आधे भाग में उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। यह कर्क रेखा जो है भारत के मध्य भाग से होकर गुजरती है, अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने आपको, जो कि देश के दक्षिणी आधे भाग में उष्णकटिबंधीय जलवायु में ये पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 3 पे। 23 का आंसर कीजिएगा, भूमध्य रेखा के चतुर्दिक अश्व अक्षांश से डोलड्रम की ओर बहने वाली हवाएं क्या कहलाती हैं? देखिए, ये क्वेश्चन बता चुका हूं, डोलड्रम की ओर से बहने वाली हवाएं क्या कहलाती है दोस्तों? इट्स ए, व्यापारिक हवाएं कहते हैं इसको। ठीक है, 23 का आंसर क्या करेंगे? अश्व अक्षांश, और अर्थात उपोष्ण उच्च वायुदाब जो कि पेटी से डोलड्रम, या फिर इसको कहते हैं भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब, जिसको पेटी को एक ओर से चलने वाली प्रचलित पवन को हम लोग व्यापारिक पवनें कहते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। अन्नातोलिया पठार स्थित है, जल्दी से बताएं कहां पर है? अन्नातोलिया पठार पश्चिम एशिया में स्थित है दोस्तों। कहां है? पश्चिम एशिया में। नोट कर सकते हैं, आंसर हमारा बी हो जाएगा यहाँ पे। और इसे तुर्की का पठार भी कहते हैं, तो इसको थोड़ा सा लिख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, तुर्की का पठार कहते हैं। इस पे लिखने के लिए आपको क्वेश्चन जरूर बनेंगे एग्जाम में, मेंस में। इसका विस्तार एंजियन सागर से लेकर आर्मेनिया के गांठ तक और पास्टिक से तथा टॉरस पर्वत श्रेणियों में बीच रखी गई है। इसका औसतन ऊंचाई है दोस्तों 800 मीटर का। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। डॉगर बैंक प्रदर्शित करता है, चलिए आंसर करेंगे 25 का। डॉगर बैंक क्या प्रदर्शित करता है? बिल्कुल आंसर कीजिएगा, इट्स सी। जी हाँ, इंग्लैंड तथा डेनमार्क के मध्य मत्स्य क्षेत्रों को, क्या है ये? मत्स्य क्षेत्रों को ये प्रदर्शित करता है डॉगर बैंक। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा वह रेखा है, बिल्कुल ये एक परिभाषित है, जान लीजिएगा। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा एक सीधी रेखा नहीं है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा प्रशांत महासागर के बीचों बीच 180 डिग्री देशांतर पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई एक काल्पनिक रेखा है सिर्फ। ठीक है, काल्पनिक यानी कि एक वर्चुअल लाइन कह सकते हैं इसको। किसी देश का मानक समय उसी देश के मध्य देशांतर पर रखे हुए समय पर निर्भर भी करता है। तो आंसर यहाँ पे कर दीजिएगा दोस्तों, इट्स ई। इनमें से वो कोई नहीं है। ठीक है, ई उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। सॉरी, यहाँ पे माफ कीजिएगा, यहाँ पे इनमें से कोई उत्तर नहीं है, ये उपर्युक्त में से एक से अधिक उत्तर है यहाँ पे, इसलिए आंसर ई होगा यहाँ पे। ओके, देखिए यहाँ पे दिया गया 1 घंटे का अंतराल से बढ़ जाता है और 180 डिग्री में फैला हुआ है, और तिथि जो है ठीक एक दिन परिवर्तित होती है। ठीक है, ये भी सही बात है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। गल्फ स्ट्रीम उत्पन्न होती है, बिल्कुल दोस्तों याद रखिएगा, गल्फ स्ट्रीम जो है ये उत्तरी अंध महासागर में प्रवाहित होने वाली गर्म पानी की एक प्रमुख महासागरीय धारा है, और ये मैक्सिको की खाड़ी से उत्पन्न होने वाली कारण यहाँ पे इसके खाड़ी में गल्फ स्ट्रीम नाम से जाना जाता है दोस्तों। और गल्फ स्ट्रीम उत्तर अमेरिका के पूर्वी तट तथा यूरोप के पश्चिमी तट के तापमान को भी ये बढ़ा देता है। आंसर कीजिएगा सी। जी हाँ, जल स्तर महासागरीय दबाव में से। ठीक है, ये इसको रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, यूरोप और उत्तर अमेरिका का
तापमान बढ़ा देता है महासागरीय दबाव के कारण। चलिए, राजस्व खाते में संघ सरकार की व्यय करने की सबसे बड़ी मद कौन सी है? बिल्कुल आंसर करेंगे यहाँ पे बी, ब्याज का भुगतान। ठीक है, इज द राइट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है? बिल्कुल सी आंसर कर लीजिएगा दोस्तों, सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों का सह अस्तित्व। ठीक है, आंसर सी कर लीजिएगा। और एक ऐसी अर्थव्यवस्था होती है मिश्रित अर्थव्यवस्था जो कि अलग अलग मार्केट एवं आर्थिक योजनाओं का मिश्रण है, जिसमें कि निजी क्षेत्र और राज्य अर्थव्यवस्था का निर्देश को पालन करता है, या फिर एक से अधिक अर्थव्यवस्था जिसमें कि सार्वजनिक स्वामित्व अथवा निजी स्वामित्व का मिश्रण होता है दोस्तों। इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों का सह अस्तित्व। मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है, भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित है, ये आप ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ओके, 30 पे चलते हैं। जीएनपी तथा एनएनपी के मध्य अंतर है। बिल्कुल देखिए, जीएनपी जो है और एनएनपी का अंतर क्या होता है? जीएनपी और एनएनपी के बीच का अंतर दोस्तों बिल्कुल बराबर होता है। ठीक है, और ये पूंजी खपत भत्ता होता है दोस्तों। ठीक है, दूसरी ओर देखें तो नेट नेशनल प्रोडक्ट जो होते हैं, यानी कि एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट जो होते हैं, ठीक है, एक अर्थव्यवस्था में सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के शुद्ध मूल्य को संदर्भित करता है। ठीक है, आंसर बी कर लीजिएगा, पूंजी और मूल्यन को समान रखना। मैंने क्या कहा, दोनों ही बराबर होता है, जीएनपी और एनएनपी। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया फिर से। चलिए, आंसर ये हो जाएगा यहाँ पे, एक्चुअली ये ऑप्शन को क्या किया गया है, ऊपर नीचे कर दिया गया, पूंजी अधिमूल्य। ये क्वेश्चन देखिए, ये हटा दूंगा मैं, है ना, ऑप्शन भी गलत कर दिया गया यहाँ पे, और इसको क्वेश्चन में सेम है। ठीक है, 30 नंबर हटाइए, यहाँ पे 30 ही देखा था हमने अभी यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे आंसर कीजिएगा 32 का, एक्चुअली ये 31 होना चाहिए था, है ना, यहाँ पे 30 के बाद 31 होना चाहिए था, 32 हो गया। चलिए कोई नहीं, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये भी। खाद्य संसाधन तथा संचय द्वारा कौन से पोषक तत्व अधिकांश रूप में प्रभावित होते हैं? जी हाँ, जल्दी से आंसर करेंगे दोस्तों। यहाँ पे खाद्य संसाधन तथा संचय द्वारा कौन सा पोषक तत्व अधिकांश रूप से प्रभावित होते हैं? तो आंसर कीजिएगा इट्स सी, विटामिन। ठीक है, और अगर अभी देखिए कोविड-19 का प्रकोप चल रहा है पूरे विश्व भर में, है ना, तो एक राय मानिएगा हमारी और पूरे एक्चुअली जितने भी डॉक्टर्स हैं वो आपको यही राय दे रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा विटामिन सी का सेवन करें आप लोग। ठीक है, यानी कि अगर आप नींबू पानी पीते रहेंगे, मतलब हर सुबह और शाम, है ना, एक बार जरूर पी लें, सुबह में पी लें, ज़्यादा फायदा रहेगा। और इसके साथ साथ विटामिन सी का सेवन करते रहें, उसके साथ साथ अपने हाथों को, अपने चेहरे को बार बार धोते रहें पानी से। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए, और कोविड-19 के से बात जुड़ी है तो इसका फुल फॉर्म पूछ सकता है एग्जाम में, कोरोना वायरस डिजीज एंड 19 का मतलब है कि ये नवंबर 19 में सबसे पहला केस पाया गया था दोस्तों, इसलिए ये 19 है, चाइना में पाया गया था। ठीक है, चाइनीज़ वायरस है ये, जो कि पूरे विश्व भर में ये फैलकर ये देश की अर्थव्यवस्था और विश्व की अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 पे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का प्रमुख कार्य क्या है? चलिए दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? बिल्कुल क्वेश्चन बनता है भाई यहाँ से, तो वाशिंगटन DC है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, वाशिंगटन DC जो कि अमेरिका का राजधानी भी होता है, और इस संगठन में जो प्रबंधक निदेशक हैं वो डोमिनिक स्ट्रॉस है उनका नाम। और IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, है ना, मुद्रा कोष, SDR अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वित्त के लिए कुछ देशों को मुद्रा भी इस्तेमाल करने को देता है, यानी कि ये सपोर्टिंग एजेंसी है जो कि कुछ गरीब या विकासशील देशों को ये मॉनेटरी फंड देता है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आप कर सकते हैं बी, सदस्य देशों की भुगतान और संतुलन को समस्याओं में सहायता करना। ठीक है, इसका कार्य है। ठीक है, और इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। IMF के अध्यक्ष कौन है दोस्तों? जल्दी बताएं। जी हाँ, IMF की अभी प्रमुख बनी है क्रिस्टेलिना
जॉर्जिया, नाम नोट कर सकते हैं दोस्तों यहाँ पे, क्रिस्टलिना जॉर्जिया, ठीक है, ये नाम नोट कर लीजिएगा इनका। ओके, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 34 पे। ग्रह अपनी विभिन्न धुरियों पर गतिशील रहते हैं। बिल्कुल आंसर कीजिएगा, इट्स अ बी, गुरुत्वाकर्षण तथा अपकेंद्री बल के द्वारा। ठीक है, आंसर यहाँ पे बी कर लेंगे दोस्तों। फटाफट आंसर करते हैं, और भी क्वेश्चन है यहाँ पे अभी। आइए, ISO 9000 क्या है? देखिए, ISO 9000 जो है ये गुणवत्ता प्रबंधन प्रणालियों का मानकों का एक वर्ग है। क्या है? किसी भी प्रोडक्ट का गुणवत्ता प्रबंधन, यानी कि जो उसके बारे में बताता है हमें कि वो सबसे बेस्ट है, उसका एक वर्ग है। ISO 9000 जो है इसकी देखभाल जो है ये ISO, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन के द्वारा किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण के द्वारा ये किया जाता है, और मान्यता और प्रमाण निकायों के द्वारा इसका प्रबंधन भी दिया जाता है। ये 9000 के द्वारा इसको बताया जाता है दोस्तों। तो ये एक मानक है, एक प्रूफ है, जी हाँ, जो कि आपका प्रोडक्ट जो है ISO 9000 से अगर प्रमाणित है तो समझिएगा क्या है, यहाँ पे अच्छे प्रबंधन का मानक है ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सी टेनिस प्रतियोगिता ग्रैंड स्लैम से सम्मिलित नहीं है? ग्रैंड स्लैम से सम्मिलित नहीं, यानी कि रिलेटेड नहीं है। आंसर कीजिएगा गोल्डफ्लेक ओपन। आंसर यहाँ पे क्या करेंगे, डी कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, इज द राइट आंसर। आइए, जल सतह के अधिकतम गहराई मरियाना ट्रेंच में लगभग 11,000 मीटर है, यह स्थित है। जी हाँ, ये महासागर, प्रशांत महासागर में है, याद रखिएगा। यहाँ सबसे गहरा गोता है ये मरियाना ट्रेंच, ठीक है, और ये लगभग 11,000 मीटर की गहराई में है, प्रशांत महासागर में। दोस्तों, डाउन अंडर ये पद है, एक इंगित करता है किसको? बिल्कुल आंसर कीजिएगा सी, ऑस्ट्रिया को। ठीक है, जी हाँ दोस्तों, ऑस्ट्रिया, याद रखिएगा। ऑस्ट्रिया और ऑस्ट्रेलिया मत समझिएगा, इट्स ऑस्ट्रिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एशिया का प्राचीनतम तथा विशालतम बौद्ध मठ कहाँ स्थित है? याद रखेंगे दोस्तों, इट्स लहासा, हाँ लहासा तिब्बत में है। ठीक है, याद रखिएगा, यहाँ पे ये मठ है, लेकिन त्वांग जो है ये अरुणाचल प्रदेश में है दोस्तों। ठीक है, और यहाँ भी एक बहुत बड़ा मठ है, और ये सबसे बड़ा मठ में भी आता है। लेकिन एशिया की बात की गई है, यहाँ पे ये मैं भारत की बात कर रहा हूँ। ठीक है, त्वांग जो है ये भारत में है, और लहासा जो है पूरे एशिया का सबसे बड़ा मठ है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, और एक क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि विश्व का सबसे बड़ा स्तूप जो है वो कहाँ पे है विश्व का? तो बिहार के केसरिया में मौजूद है विश्व का सबसे बड़ा स्तूप, प्राचीन बौद्ध स्तूप है वो। भारत का पूर्वी राज्य बिहार अपने बृहद इतिहास के लिए भी जाना जाता है, और ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से यह महत्वपूर्ण स्थल है, जहां आज भी अतीत से जुड़े हुए प्राचीन अवशेष दिखाई देते हैं। जी हाँ, कौन सा? तो केसरिया में मौजूद है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, वह बिंदु जिस पर की वस्तु सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार रूप में यात्रा करती है, सूर्य के समीप आ जाती है, क्या कहते हैं उसको दोस्तों? बिल्कुल याद रखेंगे, इट्स सी, एपीहेलियन। ठीक है, एपीहेलियन कहते हैं। और ये आंसर क्या करेंगे? वह बिंदु जिस पर कि एक वस्तु सूर्य के चारों ओर दीर्घाकार के रूप में यात्रा करती है और सूर्य के समीप आती है, और सबसे दूर जब रहती है तो उसको हम लोग पेरीहेलियन कहते हैं। ठीक है, 41 पे चलते हैं। परम पद जो है, परम जो वर्ड है ना, निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बिल्कुल ये सुपर कंप्यूटर है दोस्तों, भारत का परम, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ स्टेट जो पोस्ट है यानी कि पद है, जो किससे संबंधित है? फोर्थ स्टेट पद जो है वो किससे संबंधित है? चलिए आंसर कीजिएगा दोस्तों, इट्स डी, जी हाँ, प्रेस से। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 43 दोस्तों, ओजोन क्या है? देखिए, ओजोन के बारे में आप लोग बहुत दिनों से पढ़ाई कर रहे होंगे। ओजोन में छिद्र हो गया है, क्योंकि ये छिद्र नहीं हुआ है
जहाँ से भी ये ओजोन की बोला जाता है कि छिद्र हो गया है, तो उस जगह से ओजोन की परतें जो हैं वो हट चुकी हैं, कम हो चुकी हैं, जिसके चलते सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें हैं वो पृथ्वी पर सीधे आएगी और पृथ्वी में उस चीज को पूरा गला देगी। यानी कितना गर्म होता है वो पराबैंगनी किरण कि वो पृथ्वी को वहां से गलाती है। तो सबसे ज्यादा अगर इसके उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव पे इसका प्रकाश अगर पड़े तो दोस्तों ये क्या करेगी, तो वहां के बर्फ को पिघलाएगी। बर्फ पिघलेगा तो जल का स्तर बढ़ेगा, जल का स्तर बढ़ेगा तो पृथ्वी डूबती चली जाएगी, जलमग्न हो जाएगी एक दिन। आंसर कीजिएगा, इट्स ए, पराबैंगनी सूर्य किरणों से पृथ्वी की रक्षा कराती है। ठीक है, आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, क्राई एक संगठन है जो कि संबंधित है। क्राई, बिल्कुल आंसर सी हो जाएगा, एक सामुदायिक विकास से संबंधित है दोस्तों। ठीक है, क्राई। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तथ्य जो है, यह कथन जो है वो सत्य है। यहाँ पे तो यहाँ पे देखिए, लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी था। ठीक है, 1504 में सिकंदर लोदी ने आगरा जो शहर है उसकी स्थापना की थी। ठीक है, सिकंदर लोदी ने आगरा की राजधानी भी बनाई थी। तो ये तीन तो कथन यही सत्य हो गए, ई इज द राइट आंसर। चलिए, उपयुक्त में से एक से अधिक आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 46, जब कोई वस्तु चंद्रमा से पृथ्वी पर स्थानांतरित की जाती है तो क्या होता है। चंद्रमा से पृथ्वी पर लाई जाएगी तो जाहिर सी बात है दोस्तों, उसका जो भार घटेगा, बढ़ेगा। जी हाँ, भार उसका जो बढ़ेगा और उसका द्रव्यमान स्थिर रहेगा। यानी कि वेट तो उतना ही रहेगा, लेकिन जो उसका भार है वो बढ़ जाएगा। द्रव्यमान जो है वो वही रहेगा, भार बढ़ जाएगा उसका। ठीक है, चलिए, क्योंकि पृथ्वी से ले जाने पे वो 1/6 गुना जो है वो भार कम हो जाता है चंद्रमा पे। ठीक है दोस्तों, चलिए 47 पे आते हैं। एक्सेल सॉफ्टवेयर भाग है। देखिए, लैन जो है ये नेटवर्किंग से संबंधित है, वैन भी नेटवर्किंग से, और रैम हार्डवेयर से संबंधित है। लेकिन जो एक्सेल है ये MS ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है दोस्तों, कंप्यूटर का जो क्वेश्चन है ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। और ये सॉफ्टवेयर जो दोस्तों है, एक्सेल जो है MS ऑफिस का एक पार्ट है। डी इज द राइट आंसर। चलिए, लैन को कहते हैं लोकल एरिया नेटवर्क, और ये वैन को कहते हैं दोस्तों वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, और रैम जो है दोस्तों ये आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका फुल फॉर्म होता है। क्वेश्चन नंबर 48, स्क्रीन पर सबसे ऊपर दिखने वाली लाइन को क्या कहते हैं। स्क्रीन पर सबसे ऊपर वाली लाइन जो दिखती है ये, इसको क्या कहते हैं, कहते हैं दोस्तों टाइटल बार। ठीक है, टाइटल बार कहते हैं, जहां पे हमें सारी चीजें दिखाई देती हैं। क्वेश्चन नंबर 49, ये भी क्वेश्चन है कंप्यूटर से ही। टैब जो वर्ड है आप वो अपने कीबोर्ड पे देखते होंगे, ये अलाइनमेंट कितने प्रकार के होते हैं टैब के। बिल्कुल इसको याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा बी, 5 प्रकार के होते हैं दोस्तों। ठीक है, 49 का आंसर क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे ये 5 प्रकार के होते हैं टैब का अलाइनमेंट। क्वेश्चन नंबर 50, अच्छा टैब के कितने प्रकार होते हैं। ये प्रकार हैं इनके दोस्तों ई, इनमें से सभी हैं। ठीक है, एक्चुअली एबव नहीं है, पर लेफ्ट, राइट और सेंटर ये तीनों हैं, इसलिए एक से अधिक उत्तर यहाँ पे होता है दोस्तों। ठीक है, तो आज के इस सिनारियो में जितने भी 50 प्रश्न हमने आपको दिए हैं, इन 50 प्रश्नों में आपने कितने उत्तर सही किए ये हमें कमेंट करके बताएं जल्दी से। वीडियो कैसा लगा एक लाइक और शेयर करके ज़रूर बताइएगा। और आप लोग हमारे साथ जुड़िए यहाँ पे अनअकैडमी पर शाम को 6 बजे और सुबह के 4 बजे करेंट अफेयर की क्लास में। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं कि वीडियो पसंद आई होगी और लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।